Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन के बारे में कि क्वांटाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेलोसिटी ये सब निकालना सीखा कि हम कैसे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं अगर हम किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं तो ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बोहर्स थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बोहर्स थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो ये मॉडल इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। बोहर ने एनर्जी निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने के लिए एक रिलेशन भी दिया था जो हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्या था कि अगर हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, -1311.8 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4। n क्या होता है हमारा ऑर्बिट। n जो है वो हमारा क्या बताता है, ऑर्बिट, कि भाई फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। तो शेल जो है वो तो हमारी फ्रैक्शन में हो नहीं सकती, तो जो हमारे n की वैल्यू है वो क्या रहेगी, होल नंबर रहेगी। बट आपके n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। तो जब भी हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करते हैं तो हमारे पास एनर्जी की कुछ फिक्स वैल्यू आती है। वो फिक्स हो गया कि भाई यहाँ पे इस एनर्जी की वैल्यू ये है, यहाँ पे एनर्जी की ये फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे एनर्जी की ये फिक्स वैल्यू है। और इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि फिक्स है, इस लेवल की ये एनर्जी है, इस लेवल की ये एनर्जी है, इस लेवल की ये एनर्जी है, फिक्स हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलती है, क्या पता चलती है कि जब आपके पास एनर्जी की वैल्यू फिक्स आ गई, n जो है वो आपका फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, ठीक है, कंप्लीट नंबर होगा, तो एनर्जी की भी आपकी कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड की गई कि जैसे हर ऑर्बिट की या हर एनर्जी लेवल की एनर्जी की वैल्यू फिक्स है, ठीक है, इन द सेम वे यहाँ से क्या चीज़ कंक्लूड की गई कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी फिक्स होती है। और वो तभी चेंज होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप मारकर एनर्जी लेवल्स का एक तरीके से चेंज करता है कि एनर्जी अगर वो गेन कर रहा है तो लोअर से जंप मार के हायर में जाएगा, अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो हायर से लोअर में आएगा, और उसकी भी कुछ फिक्स वैल्यू रहेगी। तो उस फिक्स वैल्यू को कहा गया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी में तभी चेंज लेकर आता है जब वो जंप मारे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रिलीज नहीं होती है, वो तभी रिलीज होती है जब वो जंप मारता है। क्लियर है? ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स थ्योरी। अब देखिए, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। बोहर्स थ्योरी ने बहुत सारी बातें बताई थी, तो बहुत सारी बातें ना बताने में भी वो फेल हो गया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन थी, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स डबलेट टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन of the hydrogen spectrum observed using sophisticated spectroscopic techniques। अब देखिए, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो एक नई केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ एक तरीके से टॉपिक, जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी।
स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसमें हम लाइट का इंटरेक्शन पढ़ते हैं मैटर के साथ। तो आज के टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत फेमस है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन डिफरेंट टेक्निक्स से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हुआ क्या, अगर हम बोहर की पहली लिमिटेशन की बात करें तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी लाइन की बात करते हैं तो वो लाइन भी फर्दर स्प्लिट हो सकती है, टूट सकती है। मान लीजिए जैसे ये लाइन है और ये किसी भी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या किसी भी अदर चीज़ की वजह से स्प्लिट हो गई, टूट गई दो में, इसको हम बोलते हैं डबलेट। जब 3 में टूटती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। जब 4 में टूटती है हम उसे कहते हैं क्वार्टेट। मतलब ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे 6 में टूट रही है सेक्सेट, ऐसे करके अलग अलग नाम होते हैं, हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हायर क्लासेस में काम आता है, बट मैंने बस ऐसे बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा इस लिमिटेशन के बारे में मतलब थोड़ा सा समझ आ जाए कि यहाँ पे एक्चुअल में बात क्या हो रही है। तो ये कहा गया है कि जो बोहर मॉडल था ना, वो फेल हो गया था फाइनर डिटेल्स को एक्सप्लेन करने में। डबलेट जैसे कि 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइन आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो उनसे पूछा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से, जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि एक जो लाइन है अगर उसका स्पेक्ट्रल लाइन का डबलेट आ रहा है या ट्रिपलेट आ रहा है या क्वाड्रेट आ रहा है, यहाँ पे तो फिलहाल बात डबलेट की गई है, तो वो क्यों आ रहा है, बोहर से पूछा गया। तो बोहर इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि भाई डबलेट लाइन, 2 स्पेस्ड लाइंस जो हैं वो क्यों आ रही हैं। तो ये उनकी लिमिटेशन में काउंट हुआ। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन कॉल्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। उन्होंने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया वो उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन, 1 एंड ओनली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड दिया। मल्टी इलेक्ट्रॉन, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो उनसे रिलेटेड जो लाइन स्पेक्ट्रा आता था उसको एक्सप्लेन करने में वो सक्षम नहीं थे, कैपेबल नहीं थे। ठीक है, फिर है बोहर्स थ्योरी फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स एंड आयंस। ये जो ऊपर मैंने आपको बात बताई है ना, होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपकी एक लाइन आई, स्पेक्ट्रल लाइन आई, अगर आप इस स्पेक्ट्रल लाइन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड से के इन्फ्लुएंस में वो लाइन स्प्लिट हो जाती है, डबल में भी, ट्रिपलेट में भी, ऐसे 4 में भी, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। अब जब वो स्प्लिट हो गई किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। उसे कहा जाता है जीमन इफेक्ट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सप्लेन करो जीमन इफेक्ट को, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, फिर है उसके बाद बोहर्स थ्योरी ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लाइंस जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, उसे कहा जाता है स्टार्क्स इफेक्ट। तो जब उनसे कहा गया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्यों हो रही है स्प्लिटिंग, तो वो उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए, तो वो भी उनकी कमियों में गिना जाने लगा। फिर है बोहर्स थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी clue or information to explain the shapes of molecules arising out of the directional bonding between atoms। ये पॉइंट ना आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, कि कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। ऑर्बिटल की शेप तो आप इस चैप्टर के एंडिंग में ही पढ़ लोगे, बट किस तरीके से उनके बीच में इंटरैक्शन हो रही है और किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब आपको पता चलेगा कि बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है, कैसे एक एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल आ रहा है, दूसरी एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल आ रहा है, वो कैसे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे अभी हम लोग इजी तरीके से समझ लेते हैं कि जो बोहर्स थ्योरी है
वो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है या किस तरीके से होती है, किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो एक ज्योमेट्री या फिर शेप एक्वायर कर रहा है, कैसे उसके अंदर डायरेक्शनल नेचर आ रहा है। डायरेक्शनल होती है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो कैसे किस तरीके से डायरेक्शनल नेचर उनमें अराइज हो रहा है और किस तरीके से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की शेप आ रही है, तो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी कमियां जो थी बोहर्स मॉडल में आई। एक और भी बहुत बड़ी कमी थी और वो ये थी कि जब डुअल नेचर ऑफ मैटर आया ना, जैसे ही डुअल नेचर ऑफ मैटर आया तो बोहर्स के एक तरीके से लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा खटकने लगी और बहुत ज़्यादा ना वो आने लगी, बाहर आने लगी कि भाई बोहर इस चीज़ को भी, डुअल नेचर ऑफ मैटर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बोहर्स की लिमिटेशन पढ़ी। बोहर की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक टॉपिक आया और वो क्या था, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मॉडर्न कंसेप्ट आ गया जिससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया जाने लगा और वो क्या था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसके अंदर दो नए कंसेप्ट आए और वो कौन कौन से थे। पहला कॉन्सेप्ट था डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा था हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नोट करिए इसको। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर। हेडिंग डाल लीजिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए, आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम सभी ने सुना है, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे अपने टाइम के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बात बताई थी कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है वो दो तरीके का नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। 1924 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जस्ट लाइक लाइट, जिस तरीके से लाइट दो नेचर शो करती है, डुअल नेचर शो करती है, पार्टिकल का भी और वेव का भी, इन द सेम वे जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो भी लाइट की तरह ही बिहेव करते हैं, यानी कि वो भी डुअल नेचर शो करते हैं। कैसा, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ऑल द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स show dual nature, that is they behave as particle as well as wave। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। एक स्टेटमेंट और है, लिखिए। ऑल मटेरियल पार्टिकल्स in motion possesses wave characteristics। नोट करिए।
ठीक है, दोनों बात का एक ही मतलब है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल होते हैं मोशन में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जितने भी आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो दो नेचर शो कर रहे हैं, कैसा कैसा, पार्टिकल भी वेव भी। इसी को ही दूसरी फॉर्म में कह दिया मटेरियल पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल है अगर वो मोशन में है तो वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। ठीक है, नोट कर लिया इसे। अब देखिए, इन्होंने दो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के रिलेशन उठाए और उन्हें इक्वेट किया। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, क्या रिलेशन था भाई? E इज इक्वल टू mc²। जो आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या रिलेशन दिया था? E इज इक्वल टू mc²। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, उन्होंने क्या रिलेशन दिया था? E इज इक्वल टू क्या होता है? h²। E इज इक्वल टू क्या होता है? h²। अगर हम ये एनर्जी किसके बराबर है? mc² के। ये किसके बराबर है? h² के। दोनों एनर्जी के बराबर है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 and 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो क्या हो जाता है? ये mc² इज इक्वल टू h²। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और वो क्या होता है? c/λ। एक c से एक c कट, ठीक है। तो c क्या होता है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। हम यहाँ पे पार्टिकल का निकाल रहे हैं तो हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए v लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू h/λ। लैम्डा को यहाँ ले आइए, mv को वहाँ ले जाइए, तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। क्या बन जाएगा? mv। और अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h/p। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। इसे हम कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, नोट करिए।